वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र की ये कह रही कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तमाम उनके सत्तारूढ़ पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनका भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भी फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा और जनता पर जो अतिरिक्त खर्चा पड़ता है इसमें कमी होगी। तो आप कैसे देखते हैं कि वन नेशन इलेक्शन जो है देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा या उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा? नहीं, इस सरकार के जो अच्छे कदम हैं उसका स्वागत होना चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन उन्हीं अच्छे कदमों में से एक कदम है। 52 से लेकर 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। इमरजेंसी के समय से इसमें भटकाव हुआ और धीरे धीरे भटकते भटकते आज ये स्थिति आ गई। हद तो तब हो गई है जब देश में लोकसभा का मतदाता सूची अलग है, विधानसभा का मतदाता सूची अलग है और नगर निकाय का मतदाता सूची अलग है। जब हम एक नेशन और एक इलेक्शन करेंगे तो ये सारे मतदाता सूची एक होगा, जिसमें देश के लोगों का पैसा बचेगा, देश की आर्थिक बचत होगी और कई तरीके से फायदेमंद, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन देश की जनता के हित में होगा और सरकार के हित में है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। विपक्षी दल इससे क्यों कतरा रहे हैं ये भी मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उनके कुछ अपने फायदे हैं और उनके कुछ अपने कारण हैं, जिसके वजह से सरकार और विपक्षी दल आपस में खींचातानी कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का ये फैसला बनता है वन नेशन वन इलेक्शन तो देश के हित में होगा और लोकतंत्र के हित में होगा। रही बात ईवीएम बढ़ाने की, एक बार स्ट्रक्चर आपका बढ़ जाएगा वो हमेशा काम करता रहेगा। जैसे कि अगर बाई चांस किसी स्टेट की सरकार, चूँकि ये सरकारों की गलती नहीं है, देश की जनता की गलती है, जो उस तरीके से हम नुमाइंदे चुनते हैं जो गाजर मूली के तरीके से बाजार में खड़े हैं बिकने के लिए, और पार्टियां भी इसके जिम्मेदार है और मुख्य जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम केंचुआ को इसका मुख्य चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग है केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, मैं उसको इसका जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि ये केंचुआ भी बेईमानी करता है चुनावों में। ये बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को और रिकग्नाइज पार्टियों को ये विशेष सुविधा देता है, बाकी जो छोटी पार्टियां और जो छोटे उम्मीदवार हैं इनको कोई सुविधा नहीं देता है। अर्थात हमारे शब्दों में केंचुआ जो है दुमुहा बात करता है। ये बड़ी पार्टियों के लिए केंचुआ बन जाता है और छोटी पार्टियों के लिए सांप बन जाता है। अजय सिंह साहब, एक बात मैं रोकूंगा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक फैसले का विरोध हो रहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई अब इंटरफेयर नहीं करेगा। सरकार और उसके मंत्रिमंडल कुछ लोग बैठ करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और मान लेते हैं किसी पार्टी की सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक की रही, तो उस समय जो आप कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ईमानदार रहना चाहिए, तो वो फर्क क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम अभी आपको ये चीज़ बताने वाले थे। अभी मैंने देश के लिए और लोकतंत्र के लिए वन इलेक्शन और वन नेशन का फायदा बता रहे थे, लेकिन नुकसान हम अब बताने वाले थे, जो कि अब बताने जा रहे हैं। नुकसान देश की जनता का ये होगा कि ये जो सत्ताधारी दल होगा, चाहे वो जिस पार्टी का हो, मैं नहीं कह रहा हूँ किसका होगा, वो देश की सत्ता पे जबरदस्ती काबिज होगा। वो सारे लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं उन्हें ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ये देश की जनता को, देश के लोकतंत्र का ये नुकसान होगा। और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि 1967 तक हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन। अगर इसकी व्यवस्था की जा सकती है, अगर कोई सरकार गिरती है तो उतने अवधि के लिए ही अगली सरकार उसमें बनाई जाए और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के साथ किया जाए। तो देखिए, कुछ इसकी खामियां भी हैं और कुछ इसकी अच्छाइयां भी हैं। देश की जनता के हित में कुछ अच्छाइयां तो है, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है ये। तानाशाही बढ़ेगी। जी, मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ वोटर लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ कि इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब हमारे पास सुविधा हो गई है उसका आधार कार्ड की सुविधा हो गई है, तो आधार कार्ड नंबर से जो व्यक्ति जीवित है वो अपना वोट दे देगा थंब से, और जिस क्षेत्र का वो है हमें ईवीएम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सेंट्रलाइज कर दिया जाए, जिस क्षेत्र का वो आदमी का एड्रेस होगा वहाँ जाके जुड़ जाएगा वो नंबर। फिंगरिंग कर दिया, डायरेक्ट बायोमेट्रिक कर दिया जाए तो इसमें बहुत सारे खर्चे हमारे बच जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। सरकार अगर ईमानदारी चाहती तो बायोमेट्रिक कर दिया जाए। बायोमेट्रिक कर दे। अब मैं ये देखता हूँ कि जो लिस्ट आती है उसमें जो व्यक्ति मृतक है उसको मृतक नहीं लिखा जाता, तो जिंदा है उसके सामने तो मृतक लिखा हुआ आता है। यानी करप्शन रुक जाएगा। करप्शन क्यों नहीं रुक जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तमाम पार्टियां जो ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम बदल दिया गया, तो ईवीएम कहाँ बदला जाएगा भाई? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह को बेचना बंद कर देंगे, वन नेशन और वन इलेक्शन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसका आप कहाँ क्या करेंगे? जो केंचुआ बेईमानी करता है चुनाव में, केंद्रीय चुनाव आयोग जो बेईमानी करता है, बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को और रिकग्नाइज पार्टियों को वरीयता देता है, यानी रिजर्व चुनाव चिन्ह रखता है, और हमको आपको एक सप्ताह के लिए बैगन, कुर्सी और माला दे देता है, लेके जपते रहिए माला। दूसरा चुनाव चिन्ह दे देता है। अब मान लीजिए मैं लखनऊ से सांसद का प्रत्याशी बनूं, 17 लाख मतदाताओं को एक सप्ताह के अंदर अगर हमें बैगन का चुनाव चिन्ह मिल गया, हम कैसे दिखा पाएंगे? और ये जो राष्ट्रीय पार्टियां और रिकग्नाइज पार्टियां, इनके लिए हाथी, कमल, पंजा, साइकिल रिजर्व रखता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं लेकिन कभी आपने गहनता से नहीं इस पे विचार किया होगा, ये आश्चर्य होगा कि ये जो टिकट बेचते हैं उसमें चुनाव चिन्ह ही बेचते हैं, और ये चुनाव चिन्ह इन पार्टियों का धन नहीं है, वो चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है जो पार्टियां बेच रही हैं। अर्थात ये आपका माइक हम बेच रहे हैं, आपके माइक को हम बेच रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। उसी तरीके से मुख्य बेईमानी का स्रोत अगर कहीं है, एक गाजर मूली के तरीके से विधायक और सांसद अगर बिक रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। देश की जिस दिन चुनाव चिन्ह हट जाएगा, चुनाव चिन्ह बिकना खत्म हो जाएगा, जो टिकट बिकता है, पार्टियां जो टिकट बेचती है, क्या बेचती हैं? चुनाव चिन्ह, और वो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग का होता है। नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये जो भी राष्ट्रीय और रिकग्नाइज पार्टियां हैं जिनके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह रिजर्व कर रखा है, उनका चुनाव चिन्ह खत्म होना चाहिए। सबको एक अवसर की समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो निर्दल प्रत्याशी हो या चाहे राष्ट्रीय पार्टी का हो या रिकग्नाइज पार्टी का हो, सबको अवसर की समानता दीजिए। सबका चुनाव चिन्ह हर साल बदलिए या लॉटरी सिस्टम से चुनाव चिन्ह दीजिए। जिस दिन लॉटरी सिस्टम से सबको एक समान चुनाव चिन्ह मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन रेक्सा यूनियन का जो अध्यक्ष होगा वो बीजेपी के गृह मंत्री से चुनाव जीत जाएगा। खरीद फरोख्त का कारण बनता है, आपका क्या नजरिया? देखिए, हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, इससे पहले जो इलेक्शन का मॉडल था उसमें ये कहा गया है पार्टी बंदी हो गई, पार्टी बंदी हो गई, यानी गुटबाजी हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गुटबाजी क्यों? चुनाव आयोग ने गुटबाजी क्यों करी? हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हमको, जैसा भाई साहब ने कहा, चुनाव चिन्ह देना चाहिए, लेकिन पार्टी वाइज नहीं होना चाहिए। जब भारत की 543 सीटों, लोकसभा सीटों के लिए भारत की 140 करोड़ जनसंख्या मत देती है, तो फिर आधे से अधिक का आरोप क्यों लगता है? ये क्यों कहा जाता है आधे से अधिक होना चाहिए सरकार बनाने के लिए, फिर 4 पार्टियां एक गुट होती हैं? ऐसा क्यों होता है? मैं कहता हूं जितने भी लोग हैं, हमने 543 लोगों को यहाँ की जनता ने जिताया है। अब 543 में जितने भी लोग प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री पद के दावेदार बनते हैं, हर पार्टियां अपना अपना खड़ा करें, और अगर गुटबाजी करनी है तो उनमें भी इलेक्शन, संविधान में उनका भी इलेक्शन हो, और जो ज्यादा नंबर मिले, जिसको, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले, उसमें क्या होगा? फिर पार्टी वाइज नहीं होगी, एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी को वोट दे सकता है, व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा कानून बनना चाहिए, जैसा कि राज्यसभा के सांसद के चुनाव में होता है, एमएलसी के चुनाव में हो जाता है। नहीं, वो नहीं करना है भाई। मैं वो क्यों कह रहा हूँ करने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी लोग, मान लिया 10 पार्टियां हैं, कोई 2 सीट लाया, कोई 10 सीट लाया, कोई 100 सीट लाया, तो जो लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं इलेक्शन लड़ें, और सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने यहाँ से बन के गए हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसको करेगा। पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए उस पर। चुनाव चाहते हैं डायरेक्ट। ग्राम सभा में जिस प्रकार से प्रधान का चुनाव होता है उसी प्रकार से होना चाहिए। नहीं, ये गलत होगा।
भाई साहब का कहना है कि हमारे जितने भी सांसद चुन करके जाएंगे वो सांसद मिल करके वहाँ भी एक इलेक्शन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इलेक्टेड वहाँ भी होना चाहिए, सेलेक्टेड ना हो। देखिए भाई साहब को हो सकता है इसकी विस्तृत जानकारी न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट वर्णित है जो लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत अगर नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। और 75 में यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, तो बहुमत दल कहा गया, पार्टी नहीं कही गई है। चाहे वो एक दल हो या 50 दल मिल करके एक दल बनाए हों, तो बहुमत दल की वहाँ पे जिक्र है संविधान में, न कि पार्टी की जिक्र है। तो भाई साहब को इसकी विशेष जानकारी नहीं है, हो सकता है न हो या हो भी सकता है, ये विशेष उस पर रुचि नहीं लिए हों। व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, उनका एक व्यक्तिगत सुझाव। मैं हमारे दर्शकों को आप एक चीज़, मैं आपसे एक दर्शकों को अपने बताना चाहता हूं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर जो एक सुझाव जैसे आता है कि हमारे 543-46 जो भी सांसद चुन के जाएंगे वो लोग इलेक्टेड करें, वो लोग इलेक्ट करें कि हमें हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा वो लोग चुने, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था जो इनकी सुझाई हुई व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है, उस पर प्रकाश डालें। देखिए, संविधान निर्माताओं ने इस बात को पहले भी इसका जिक्र किया था और आपस में उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्ति होती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। चुनाव तो होता है लेकिन जनता डायरेक्ट न चुन करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। तो अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसमें भी जो बहुमत में ही आता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ कहीं वो नहीं है कि आप प्रधान जैसे चुनिए और नगर निगम के मेयर जैसे चुनाव किया जाए, वो अच्छा नहीं होगा। चूँकि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ हम आपसे माध्यम से फिर दोबारा बताना चाहेंगे कि जिस दिन चुनाव चिन्ह आप हटा दोगे, जिस दिन देश की जनता चुनाव चिन्ह ईवीएम से चुनाव चिन्ह हट जाएगा और चुनाव चिन्ह के बदले में प्रत्याशी के चेहरे को आप चुनाव चिन्ह बना दोगे, उस दिन टिकट की बिक्री खत्म हो जाएगी और हवाई जहाज से उतरकर पैराशूट जो प्रत्याशी आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से सही देश में असली लोकतंत्र स्थापित होगा और लोकल लोग जिस तरीके से उसी गांव का प्रधान बनता है उसी तरीके से उसी विधानसभा का विधायक बनेगा, दूसरे जगह का जाके नहीं बनेगा। उसी लोकसभा का सांसद बनेगा, वो आकर के दिल्ली से और गुजरात से बाबा नहीं आ पाएंगे बनारस। तो इस तरीके से जिस दिन चुनाव, अच्छा मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप ये चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह की जगह पे प्रत्याशी का चेहरा हो, प्रत्याशी के चेहरे को चुनाव चिन्ह बना दिया जाए ताकि देश में अवसर की समानता मिले सबको। हाथी, कमल, पंजा, साइकिल, ये जो रिजर्व चुनाव चिन्ह है इसको ख़त्म किया जाए और सबको जैसे हमको बैगन, माला और लौकी दे देते हैं वैसे इन बड़े बड़े दलों को भी यही चुनाव चिन्ह दिया जाए। अवसर की समानता मिल सके देश की जनता को। चाहे वो एक रेवड़ी वाला, एक तांगा वाला अगर चुनाव लड़ता है तो उसको 14 दिन की प्रचार का समय मिलता है और ये राष्ट्रीय पार्टी वर्षों से प्रचार करती आ रही हैं। इनका कमल और हाथी पंजा वर्षों से लोगों को दिखाते आ रही हैं। तो ये तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जब मेरा पैर आपने किसी पेड़ में बांध दिया और भाई साहब को 5 किलोमीटर आगे ले जा करके हमसे रेस करा रहे हैं। यानी ये पहले से प्रचार कर रहे हैं हाथी, कमल, पंजा का और हमको अपने बैगन चुनाव चिन्ह दे दिया। निर्दलीय प्रत्याशी हारने का कारण यही है कि कारण यही है देश में लोकतंत्र की भ्रष्टता का, लोकतंत्र को भ्रष्ट होने का, इसके स्तंभों को भ्रष्ट होने का मुख्य कारण चुनाव चिन्ह है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि चुनाव चिन्ह ही देश में सबसे महंगी चीज़ है, जो सबसे महंगा बिकता है। आप 10 करोड़ में घर खरीद लोगे, 10 करोड़ में आपको बीजेपी का टिकट नहीं मिलेगा। आप चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं मिलेगा। कमल का फूल खरीदने जाओगे तो उसका कीमत बहुत महंगा होगा। उससे थोड़ा कम कीमत पंजा का होगा, उससे थोड़ा कम कीमत साइकिल का होगा, उससे थोड़ा कम कीमत हाथी का होगा। ये सब चुनाव चिन्हों का एक निर्धारित कीमत निर्धारित है। लेकिन भाई साहब जिस दिन और हम उस चुनाव जो 1 करोड़ या 10 करोड़ का चुनाव चिन्ह खरीद करके चुनाव लड़ता है वो जनता की सेवा क्यों करेगा? वो तो जनता की सेवा कभी नहीं करेगा। वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में रहेगा। वो देश की जनता का सेवा क्यों करेगा? देश में असली लोकतंत्र बहाल करना है,
चुनाव चिन्ह हटाइए। देश में जब चुनाव चिन्ह की व्यवस्था थी, हमारे देश की काफ़ी जनसंख्या जो थी अनपढ़ गंवार थी। आज हमारे देश की जनता चुनाव चिन्ह हटाइए और चेहरे को बनाइए, इसको जरा क्लियर करिए। चुनाव हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आरक्षित चुनाव चिन्ह हटा दिया जाए। आप चुनाव चिन्ह दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इन पार्टियों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह रखा हुआ है, यानी जो वो केंचुआ जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग ये मिलकुटात करता है, जो बेईमानी कराता है, वो चोर है केंचुआ, वही बेईमानी कराता है बड़ी बड़ी पार्टियों का। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम निर्दल प्रत्याशी हैं तो हमें चुनाव प्रचार करने का 14 दिन का समय मिलता है, और इनका बरसों से हाथी कमल पंजे का चुनाव प्रचार होता है। चलो, और तो यहाँ हम लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, आरक्षित चुनाव चिन्ह हटाइए। उसकी जगह पर क्या लाया जाए? प्रत्याशी के चेहरा, अगर वो वास्तविक में नेता है तो उस क्षेत्र की जनता उसके चेहरा को पहचानती है। जो हमें वोट देने के लिए आएगा वो मेरा चेहरा पहचानता होगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव चिन्ह हटाया जाए तो उसकी जगह पे क्या रखा जाए, उसको 1-2 लाइन में कर दीजिए। जी भाई साहब, चुनाव चिन्ह हटाया जाए और चुनाव चिन्ह के बदले में प्रत्याशी के चेहरे को चुनाव चिन्ह बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों के मुकदमे से ईवीएम पे प्रत्याशी का चेहरा लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। हम लोगों ने चुनाव सुधार कराया है और ईवीएम पे प्रत्याशी का चेहरा लगने लगा है। अब चुनाव चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने प्रत्याशी को देख करके, हम राम श्याम मोहन किसी को देख करके आप वोट दे सकते हो।